क्या कभी आपने सोचा है कि देशों के बीच दिया जाने वाला भारी भरकम कर्ज एक हथियार भी बन सकता है? इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम डीकोड करने वाले हैं डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज के जाल को। हम समझेंगे कि कैसे बुनियादी ढांचे के लिए गए भारी भरकम लोन किसी भी देश की आज़ादी और उसकी संप्रभुता को निगल सकते हैं। ये मुद्दा आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स के बिल्कुल केंद्र में है, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज के हमारे एजेंडे में शामिल है सबसे पहले संप्रभुता के जाल को समझना, फिर श्रीलंका और पाकिस्तान के केस देखना, उसके बाद मॉन्टेनेग्रो के हाईवे का उदाहरण, फिर इस पूरी थ्योरी के इर्द गिर्द बुने गए मिथकों की जांच और अंत में इसका व्यापक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट समझना। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, संप्रभुता का जाल और इसके भू-राजनीतिक दांव को समझना। अब जरा इस कोट को देखिए। विश्व राजनीति में एक शोर मचाने वाले पड़ोसी का उपहार कभी मुफ्त नहीं होता। यह एक पावर मूव है। इसका सीधा सा मतलब है कि कभी-कभी किसी राइवल देश से मदद लेने के बजाय अकेले संघर्ष करना ज़्यादा बेहतर होता है। यह विचार सीधे तौर पर उस डर को छूता है जहां फाइनेंशियल हेल्प असल में एक देश की आज़ादी को धीरे धीरे खत्म कर सकती है। और यहीं से निकलकर आता है कर्ज जाल कूटनीति यानी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट। साल 2017 में भारतीय विश्लेषक ब्रह्मा चलानी ने इस शब्द को गढ़ा था। सिंपल शब्दों में कहें तो जानबूझकर इतना ज्यादा कर्ज देना जिसे सामने वाला चुका ना पाए, ताकि बाद में उस देश से राजनीतिक या आर्थिक फायदे वसूले जा सकें, बिल्कुल एक जाल की तरह। भाग 2, श्रीलंका और पाकिस्तान और कनेक्टिविटी की भारी कीमत। अब जरा इस नंबर पर गौर करिए, $30 बिलियन। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये पाकिस्तान पर चीन का अनुमानित कर्ज है, और ये भारी भरकम आंकड़ा चीन को पाकिस्तान का सबसे बड़ा बायलैटरल लेनदार बनाता है, जो एक बहुत ही गहरी निर्भरता की नींव रखता है। इस निर्भरता की शुरुआत कहां से हुई? दरअसल $62 बिलियन के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक से। इसमें रणनीतिक ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट भी शामिल है। लेकिन हुआ क्या? हाई इंटरेस्ट रेट्स और कम समय में कर्ज चुकाने की शर्तों ने पाकिस्तान को गहरे संकट में डाल दिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट बार बार आ रहा है और उन्हें आईएमएफ के पास बेलआउट के लिए भागना पड़ रहा है। डर ये है कि कहीं इस कर्ज के बदले रणनीतिक संपत्तियों से हाथ ना धोना पड़े। अब श्रीलंका की तरफ चलते हैं। ये केस तो पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहा था। यहां भी बुनियादी ढांचे के लिए खूब सारा कर्ज लिया गया, लेकिन ये मेगा प्रोजेक्ट्स वैसा मुनाफा नहीं दे पाए जैसी उम्मीद थी। और नतीजा? देश एक भयंकर आर्थिक संकट में डूब गया। जी हाँ, बिल्कुल। कर्ज नहीं चुका पाने के कारण श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा पोर्ट एक चीनी कंपनी को पूरे 99 साल की लीज पर सौंपना पड़ा। अब जो लोग कर्ज जाल की थियरी को मानते हैं, वो इसे सबसे बड़े सबूत के तौर पर पेश करते हैं कि देखिए, इसी तरह हिंद महासागर में विदेशी दबदबा कायम किया जा रहा है। भाग 3, मॉन्टेनेग्रो का हाईवे कर्ज, जो कि एक बेहद दिलचस्प यूरोपीय केस स्टडी है। अब ऐसा मत सोचिए कि ये सब सिर्फ एशिया या अफ्रीका में हो रहा है। यूरोप के पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र में मॉन्टेनेग्रो को देखिए। वहां कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कर्ज लिया गया, लेकिन ये कर्ज देश के आंतरिक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जब किसी देश के अंदर के सिस्टम ही कमजोर हों, तो विदेशी कर्ज का जोखिम कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही मुश्किल पहाड़ी इलाके में सिर्फ एक हाईवे, बार भूल जा रहे हाईवे बनाने के लिए 800 मिलियन यूरो का भारी भरकम लोन लिया गया। इस एक लोन ने मॉन्टेनेग्रो की पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक आर्थिक मजबूरी कैसे किसी देश के यूरोपीय संघ और नाटो से जुड़ने के रणनीतिक सपनों पर पानी फेर सकती है। भाग 4, रणनीति या मिथक। आइए देखते हैं कि अकादमिक दृष्टिकोण इस पर क्या कहता है। तो अब तक की कहानी सुनकर काफी डर लग सकता है ना? लेकिन रुकिए, एक बहुत बड़ा अकादमिक वर्ग इस कर्ज के जाल की थ्योरी को सिरे से खारिज करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी वाकई एक सोची समझी साजिश है या सिर्फ एक भू राजनीतिक मिथक? यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए हमारे सामने हैं। पहला पर्सपेक्टिव, जो अक्सर नेता और अधिकारी देते हैं, कि ये एक शिकारी भू रणनीति है जहां कर्ज के जरिए जानबूझकर देशों की संप्रभुता छीनी जाती है। और दूसरा पर्सपेक्टिव, जो रोडियम ग्रुप या जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जैसे अकादमिक संस्थानों का है, उनके शोध के मुताबिक ये सब कोई मास्टर प्लान नहीं है, बल्कि सिर्फ बिना सोचे समझे अव्यवस्थित तरीके से बांटे गए कर्ज का नतीजा है। तो रिसर्चर्स आखिर क्या कहते हैं? वे इस मिथक को तोड़ते हुए बताते हैं कि संपत्तियों पर कब्जा होना असल में बहुत ही रेयर है।
ज्यादातर मामलों में कर्ज को या तो रिस्ट्रक्चर कर दिया जाता है या फिर माफ कर दिया जाता है। चीनी बैंक कोई ऊपर से बने टॉप डाउन प्लान के तहत काम नहीं करते। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? श्रीलंका के जिस हम्बनटोटा पोर्ट का हमने जिक्र किया था, उसका प्रपोजल असल में खुद श्रीलंका ने ही दिया था, बीजिंग ने नहीं। विकासशील देश अक्सर खुद अपनी मर्जी से इन ऋणों की मांग करते हैं। भाग 5 व्यापक वैश्विक संदर्भ और हमारी प्रणालीगत वित्तीय समस्याएं। आप जरा इस डेटा को देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। 2019 के इस चार्ट के हिसाब से अफ्रीका के कुल कर्ज में चीनी संस्थाओं का हिस्सा सिर्फ 8% था, जबकि 92% कर्ज पश्चिमी निजी निवेशकों और अन्य के पास था। ये आंकड़ा कर्ज जाल की उस आम धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देता है जो हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं। और हाँ, पश्चिमी संस्थाएं भी इस मामले में बेदाग नहीं हैं। IMF और विश्व बैंक पर भी लंबे समय से प्रेडेटरी लेंडिंग यानी शिकारी कर्ज प्रथाओं के आरोप लगते रहे हैं। वे कर्ज देने के बदले विकासशील देशों पर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के प्रोग्राम थोपते हैं, प्राइवेटाइजेशन का भारी दबाव बनाते हैं और लोकल सेंट्रल बैंक की नीतियों में दखलंदाजी करते हैं। तो बात एकदम साफ है, मौद्रिक संप्रभुता का क्षरण एक ग्लोबल समस्या है। चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों के बदले लिया गया ऋण यानी रिसोर्स बैक्ड लेंडिंग हो या फिर पश्चिमी संस्थाओं का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, दोनों ही तरीकों से उधार लेने वाले देश की आज़ादी और फैसले लेने की क्षमता पर गहरी चोट पहुंचती है। इस विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या विकासशील देशों के लिए असली खतरा किसी एक विशेष देश की भू राजनीतिक रणनीति है, या फिर हमारी मौजूदा ग्लोबल फाइनेंशियल डिजाइन में ही इतनी असमानताएं छिपी हैं जो छोटे देशों की संप्रभुता को निगल जाती हैं? इस सवाल का जवाब ही शायद विश्व अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।